एवं दूसरी तरफ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज, दिग्विजयनाथ जी महाराज तथा हिंदुआ महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अतिथिगण भैया जब इधर लोग आएंगे तो हट जाइएगा। इंट्रोडक्शन करेंगे। हाँ हटेगा, हटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि के बाद सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत के साथ होनी है। सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत के लिए महाविद्यालय की छात्राएं आमंत्रित हैं। नवल कंठ
सरस्वती वंदना एवं स्वागत की पश्चात हम सभी अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जम्बू द्वीप में आर्यव्रत के भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के भीतर भगवती राप्ती के तटवर्ती बाबा गोरखनाथ की तपोस्थली इस गोरख नगरी के जंगल भूषण में अवस्थित आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ साथ भारत की संस्कृति, संत परंपरा और अपने देश और समाज के प्रति सहज निष्ठा और अटूट श्रद्धा का पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से निर्मित एवं वर्तमान गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में संचालित संस्था महाराणा प्रताप महाविद्यालय के पावन प्रांगण के इस पवित्र श्रीराम सभागार में मंचासीन आदरणीय अतिथिगण, मंच सम्मुख उपस्थित विद्वानगण, महाविद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण एवं विद्यार्थीगण, आप सभी को मेरा स्वागत करा। मित्रों, यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जिस विषय पर रखी गई है विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम 2019 से अब तक। विदेश नीति किसी भी देश की एक महत्वपूर्ण रणनीति होती है जिसके माध्यम से वह दूसरे देशों के साथ अपने संबंध को स्थापित करता है और संचालित करता है। इसके साथ ही यह नीति न केवल देश की सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक हितों पर ध्यान में रखती है बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी छवि और भूमिका को भी परिभाषित करती है। इसके साथ 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जिस विषय पर केंद्रित है वह न केवल वर्तमान समय की आवश्यकता है बल्कि हमारे देश की भूमिका और दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। हम सभी जानते हैं कि 2019 के बाद से वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव आए हैं, जिनमें कोविड-19 महामारी, चीन के साथ बढ़ता तनाव, पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता और यूक्रेन रूस संघर्ष जैसी चुनौतियां सर्वप्रमुख हैं। इन घटनाओं ने भारतीय विदेश नीति को नए दृष्टिकोण और रणनीतियों के साथ अनुकूल किया है। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और क्वाड जैसे महत्वपूर्ण संगठन इसी नई दिशा के प्रतीक हैं। इस संगोष्ठी के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इन परिवर्तनों ने हमारी विदेश नीति को पुनर्परिभाषित किया है और आगे के रास्ते क्या हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श और ज्ञानार्जन के इस मंच पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा है कि इन 2 दिनों के विभिन्न सत्रों में हम नई अंतर्दृष्टियां प्राप्त करेंगे। मित्रों, इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतर्गत आयोजित विभिन्न अकादमिक आयोजन के सत्रों का शुभारंभ इस उद्घाटन सत्र के साथ होना है और हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि ऐसे अकादमिक कार्यक्रम के उद्घाटन में हम ऐसे विद्वानों का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है जिनकी ख्याति देश भर में ही नहीं अपितु विदेशों में भी प्रसारित है। आप सभी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपका संपूर्ण परिचय किसी समयबद्ध कार्यक्रम में दे पाना संभव भी नहीं है, परंतु अकादमिक खेती की इस नर्सरी के पद सभागार में उपस्थित विद्यार्थियों के लिए आप सभी का संक्षिप्त परिचय मैं सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। मित्रों, हम सभी के बीच इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं। आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में आचार्य हैं, साथ ही वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समन्वयक के रूप में भी कार्यरत हैं। आप सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी CSSEIP के पूर्व समन्वयक भी रह चुके हैं, जहां आपने अप्रैल 2015 से दिसंबर 2020 तक अपनी सेवाएं दी हैं। इसके साथ ही आप पूर्व घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ और असम केंद्रीय विश्वविद्यालय सिलचर के कार्यकारी परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। आपने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र सेंट्रल यूरोपियन स्टडीज बुडापेस्ट और अंतर्राष्ट्रीय गवर्नेंस इनोवेशन केंद्र CIGI वाटरलू कनाडा सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं में आगंतुक फेलो के रूप में कार्य किया है। आप साल्सबर्ग ग्लोबल सेमिनार फेलो के साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग और मदुरै कामराज विश्वविद्यालय के नेहरू अध्ययन केंद्र से भी जुड़े रहे हैं। आपके नाम कई प्रतिष्ठित फेलोशिप हैं, जिनमें चार्ल्स वॉलेस विजिटिंग फेलोशिप, शास्त्री इंडो कैनेडियन फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप और इंडो हंगेरियन कल्चरल एक्सचेंज फेलोशिप शामिल हैं। आपकी 40 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, एडिनबर्ग, किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी, बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ साल्सबर्ग सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर व्याख्यान दिए हैं। आपने 2 मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट पर भी काम किया है।
आप 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महत्वाकांक्षी लीडरशिप फॉर एकेडमिशियन प्रोग्राम LEAP के प्रतिभागी भी रहे हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। वही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच डॉक्टर फजलुर रहमान सिद्दीकी जी उपस्थित हैं। वर्तमान में आप भारतीय वैश्विक परिषद ICWA नई दिल्ली 2011 से वरिष्ठ सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। आपने सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय राजस्थान में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में भी कार्य किया है। आपकी BA ऑनर्स अरबी भाषा राजनीति विज्ञान और इतिहास में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय MA अरबी भाषा एवं साहित्य 1995 में किया है। आपने MPhil पश्चिम एशियाई अध्ययन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एवं PhD पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र में पूरा किया है। इसके अतिरिक्त आपने कई किताबें भी लिखी हैं, जिसमें अरब वर्ल्ड इन ट्रांजिशन एंड द क्वेस्ट फॉर द न्यू रीजनल ऑर्डर, पॉलिटिकल इस्लाम एंड द अरब अपराइजिंग और अन्य किताबें शामिल हैं। आपका प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रहा है। पश्चिम एशिया, राजनीतिक इस्लाम व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी कई शोध लेख, पुस्तक, समीक्षाएं और मोनोग्राफ आपने प्रकाशित करवाए हैं। आपने राजनीतिक इस्लाम और अरब विद्रोह पर अपनी पुस्तक के लिए मिस्र, ट्यूनीशिया में क्षेत्रीय शोध किया है। इसके अतिरिक्त मोरक्को, सऊदी अरब, तुर्की और स्वीडन में सेमिनारों में भी आपने सहभाग किया है। आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, स्प्रिंगर व विभिन्न शैक्षणिक पत्रिकाओं के लिए सहकर्मी समीक्षक के रूप में भी कार्य किया है एवं पश्चिमी एशिया के सहकर्मी समीक्षक के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित कई MPhil और PhD शोध प्रबंधों का मूल्यांकन किया है। इसके साथ ही आप अन्य योगदान समाचार पत्रों में इंडियन एक्सप्रेस, डेली न्यूज और अन्य सही देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों या वेब पोर्टल पे भी आप सक्रिय रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय कुलपति महोदया। आप इससे पहले महामना मालवीय रिसर्च सेंटर फॉर द गंगा रिवर डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी कार्य कर चुकी है तथा एनवायरमेंटल साइंस एंड डेवलपमेंट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की डायरेक्टर रह चुकी हैं तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डीन हेड कोऑर्डिनेटर भी रह चुकी हैं। आपका पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज टोक्यो जापान एवं यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा स्विट्जरलैंड तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से है। आपका 27 वर्षों का व्यापक शिक्षण अनुभव रहा है। आपने 61 अंतर्राष्ट्रीय और 27 राष्ट्रीय स्तर पर शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। आपकी विशेषज्ञता एनवायरमेंटल, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट साइंस, वाटर एंड हेल्थ मैनेजमेंट के क्षेत्र में है। आपके निर्देशन में 7 शोधार्थियों ने PhD की उपाधि प्राप्त की है। आप विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों में प्रतिनिधित्व आपका रहा है, जिसमें विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, US, यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा और स्विट्जरलैंड है। इसके अतिरिक्त भी आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिनिधित्व रहा है। आपको अनेकों पुरस्कार प्राप्त हैं, जिसमें रॉयल सोसाइटी अवार्ड 2017, JC बोस गोल्डन मेडल अवार्ड इत्यादि भी शामिल है। आपने अनेकों पुस्तकों का भी संपादन किया है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं महाविद्यालय की कुप्राचार्य श्रीमती शिप्रा सिंह जी से कहूँगा, निवेदन करता हूँ कि सभी गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह, महाविद्यालय की प्रकाशित पुस्तकें भेंट कर उनका स्वागत एवं सम्मान करने की कृपा करें। बच्चों, भैया इधर से दो, इधर से दो। हाँ, इधर से दो। हाँ, पीछे से दो, पीछे से दो, इधर से दो। स्वागत एवं सम्मान के क्रम के इसके बाद यह संगोष्ठी 2 दिन की होनी है, जिसमें विभिन्न आयामों को हम छुएंगे। उसकी स्वागत एवं प्रस्तावकी एवं आभार ज्ञापन के लिए श्रीमती शिप्रा सिंह जी उपाचार्य। भारतीय वैश्विक परिषद
सप्रू हाउस नई दिल्ली एवं राजनीति विज्ञान विभाग महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम 2019 से अब तक इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर कविता शाह मैम, माननीय कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थपुर हैं। मैडम का आगमन आज हमारे महाविद्यालय में पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी महंत अवैधनाथ स्मृति व्याख्यान माला में मैडम का आना था, लेकिन कुछ कारणों से मैम नहीं आ पाई। आज हमें यह सौभाग्य मिला है कि मैम का हमें आशीर्वाद और काफी प्राप्त हो रहा है। मैम आपका महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत है, अभिनंदन। हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह सर, आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग एवं समन्वय, पंडित दीनदयाल सूदपीठ काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। सर का महाविद्यालय में बहुत पुराना रिश्ता है, हमेशा से ही आते हैं हमारे, जब भी हमें इनकी आवश्यकता हुई है तो सर ने अपना योगदान अवश्य दिया है। और सर आपका भी प्रताप महाविद्यालय परिवार में स्वागत एवं हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर FR सिद्दीकी जी, प्रतिनिधि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स सप्रू हाउस नई दिल्ली से। सर का भी आगमन महाविद्यालय में पहली बार है। आपके सहयोग से यह संगोष्ठी पूर्ण होगी। सर आपका भी महाविद्यालय परिवार में स्वागत है। भारतीय विदेश नीति 2019 के बाद से नए प्रयोगों से गुजर रही है ताकि विकसित भारत के सपने को साकार कर सके। यह संगोष्ठी भारतीय विदेश नीति के इसी प्रयास को समझने के लिए एक प्रयास है। उद्घाटन के बाद भोजन के उपरांत प्रथम तकनीकी सत्र में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह जी अध्यक्षता करेंगे। सहाध्यक्ष डॉक्टर प्रतीक कुमार सिंह सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय नई दिल्ली से हैं। विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग उत्तर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर होंगे। संचालन डॉक्टर शुभा शुक्ला जी और हनुमान प्रसाद उपाध्याय जी सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग से हैं। 3:15 से 4:30 तक द्वितीय तकनीकी सत्र का आयोजन है। द्वितीय तकनीकी सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर अमित उपाध्याय सर सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं। सहाध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया सिंह जी प्राचार्य भगवत पटेल कानमती देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंद्रपुर से हैं। विषय विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्ण कुमार जी सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय महाविद्यालय सुखरौली कुशीनगर से हैं। संगोष्ठी के दूसरे दिन 8 सितंबर को प्रातः 9:30 से 10:45 बजे तक तृतीय तकनीकी सत्र का आयोजन है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं। सहाध्यक्ष डॉक्टर संजय तिवारी जी सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हैं। विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री इंद्रेश कुमार जी दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर से हैं। संचालन डॉक्टर अभिनव त्रिपाठी जी और राजनीति विज्ञान से डॉक्टर गृह विज्ञान विभाग से डॉक्टर दीक्षिता आकांक्षी जी करेंगे। पुनः 11:15 से 12:30 तक चतुर्थ तकनीकी सत्र का आयोजन है, जिसमें अध्यक्ष प्रोफेसर घनश्याम शर्मा जी पूर्व एसोसिएट राजनीति विज्ञान विभाग मानवाधिकार विभाग इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश से हैं। सहाध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार सिंह सहायक आचार्य प्राचीन इतिहास विभाग तुलसीदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय कादीपुर सुल्तानपुर से हैं। विषय विशेषज्ञ श्री कीर्ति कुमार पांडे अध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग संत तुलसीदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय कादीपुर सुल्तानपुर से हैं। संचालन डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी सहायक आचार्य इतिहास विभाग कर रही हैं। प्रतिवेदक सुश्री रितिका त्रिपाठी सहायक आचार्य गृह विज्ञान। संगोष्ठी का समापन अपराह्न 2 बजे से 3:30 तक है, जिसमें अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त RP शाही जी पूर्व उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ हैं। मुख्य अतिथि श्री मंजीव पुरी पूर्व राजदूत नेपाल बेल्जियम लग्जमबर्ग एवं यूरोपीय संघ हैं। स्वागत एवं आभार डॉक्टर प्रदीप कुमार राव प्राचार्य जी द्वारा किया जाएगा। प्रतिवेदन श्री हरकेश यादव जी अध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा। संचालन डॉक्टर सलीम कुमार पांडे जी द्वारा किया जाएगा। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश भर के शिक्षाविद एवं प्रमुख विद्वान अपना सहभाग प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक सत्रों में शोधार्थी शिक्षक विद्वज्जन शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे।
संगोष्ठी अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य को सफलतापूर्ण प्राप्त करे, इस अनुष्ठान में हम सभी मिलकर भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। स्वागत के क्रम में बैठे हैं नीरज सर, उनका भी महाविद्यालय परिवार में स्वागत एवं अभिनंदन। शहीद बंधु डिग्री कॉलेज के प्राचार्य सर, उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से अभय सर, उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन। और महायोगी गोरक्षनाथ चिकित्सालय के सीएमओ और अग्रवाल सर, आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से अविनाश सर, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। और भी कृष्ण कुमार सर का स्वागत एवं सभी अतिथि का स्वागत एवं अभिनंदन। भारत माता की जय। कार्यक्रम की अगली कड़ी में उद्बोधन विशिष्ट अतिथि को मैं आमंत्रित करूंगा, जो इस कार्यक्रम में जो संस्था, जिस संस्था की वजह से यह कार्यक्रम हो रहा है, जिस संस्था ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है, उस कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हैं डॉक्टर F.R. सिद्दीकी जी। नमस्कार। पहली बात तो मैं बड़ा आभारी हूँ ऑर्गेनाइजर का कि मुझे इस बात का अवसर दिया कि मैं आऊँ और आपको परिचित कराऊँ कि भारतीय वैश्विक परिषद क्या है। मैडम सतीश शाही, प्रोफेसर देशपाल प्रताप सिंह जी और यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथि। देखिए, फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान की जो है उसके कई सेंटर्स होते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जो मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, वहीं पे फॉरेन पॉलिसी बनती है, वहीं पे उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, उसके डायनामिक को देखते हैं और उसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या चीज़ें होती होंगी उसके बारे में बात होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय वैश्विक परिषद जो है हिंदुस्तान का पहला ऐसा थिंक टैंक है और कुछ लोगों का मानना है कि एशिया का पहला थिंक टैंक है जहाँ पे फॉरेन पॉलिसी के बारे में सरकार से हटके, गवर्नमेंट से हटके एक अलग तरह की अल्टरनेट वॉइसेस, जहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोग, जहाँ पे प्रोफेसर्स, जहाँ पे जर्नलिस्ट, जहाँ पे एकेडमिशियन, जो ब्यूरोक्रेसी से हटके अगर कुछ बातें होती हैं तो वो उसका पहला जो सेंटर है वो भारतीय वैश्विक परिषद है। और इसके पीछे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का ब्रेन रहा। इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे वो तेज बहादुर सप्रू, इसलिए हम इसको सप्रू हाउस भी कहते हैं। और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसके पीछे, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा इसके इवोल्यूशन में। और उन्होंने एक परंपरा कायम की थी जो आज भी कायम है। वो परंपरा ये थी कि जब भी हमारे वहाँ कोई फॉरेन कंट्री से जब कोई डेलीगेट आते थे तो पहले वो स्टेट गेस्ट होते थे, फिर उनको पंडित जी उनको लेके आते थे ICW में, भारतीय वैश्विक परिषद में, ताकि जहाँ पे आप खुल के बात करें, जिसको हम कहते हैं ट्रैक 2, आज के दौर में कहते हैं ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 1.5। वहाँ की बातें ऑन रिकॉर्ड नहीं होती थी। वो ये कहते थे कि आपने जो मंत्रालय में बात की, जो आपने दो सरकारों के बीच में बात की, बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही कंस्टेंट होता है उसमें आप खुल के नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे आप आए, यहाँ पे खुल के बोलते हैं, विचार विमर्श होंगे, लोग सुनेंगे, लोग सुनाएंगे, तो उससे एक और बातें पता चलेगी आखिर है क्या चीज़। उसमें भारतीय वैश्विक परिषद का बहुत बड़ा रोल है कि वहाँ से चीज़ों को मंत्रालय से निकाल के सड़कों पे लाया जाए, यूनिवर्सिटी पे लाया जाए और वहाँ कुछ बातें खुल के हों। इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी के अपने कंस्टेंट होते हैं, ये बहुत ही मतलब इसमें कोई शक नहीं है कोई। वो परंपरा आज भी कायम है कि तकरीबन मेरे ख्याल में जो भी आता है हिंदुस्तान में, भारतीय वैश्विक परिषद ने बड़े बड़े लोगों को होस्ट किया। चाइना के प्रेसिडेंट से लेके, मलेशिया के प्रेसिडेंट से लेके, वियतनाम के, अभी पिछले 1 महीने के अंदर हमारे में 2 प्राइम मिनिस्टर आए, वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर आए और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए। वो जो वहाँ जो बातें होती है, वहाँ पर जो विचार विमर्श होता है, वो चीज़ें मीडिया में नहीं आती हैं, वो प्रेस रिलीज नहीं मिलेगा आपको जो चीज़ें आती हैं। लेकिन कम से कम मौका ये मिलता है हमें समझने का कि दुनिया में क्या हो रहा है।
अब भारतीय वैश्विक परिषद के 2-3 बड़े मेजर मैंडेट हैं। पहला मैंडेट ये है कि आप अल्टरनेट वॉइसेस को आप प्रमोट करें। दूसरा मैंडेट ये है कि आप भारतीय जनता को अपडेट करें कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे सेक्शन हैं। हमारे अमेरिकन सेंटर है, यूरोपियन सेंटर है, चाइनीज सेंटर है, साउथ एशिया सेंटर है, साउथ ईस्ट एशिया सेंटर है, वेस्ट एशिया सेंटर है। तो तकरीबन मेरे वहाँ 8-9 सेंटर है। और उसमें हमारा काम ये भी है कि तकरीबन 4-5 लेवल पे काम होता है। पहली बात तो जो डेवलपमेंट होते हैं दुनिया में, हम उस पर फौरन इमीडिएटली हम रिस्पॉन्ड करते हैं। एक हम व्यू पॉइंट लिखते हैं, इशू ब्रीफ लिखते हैं। दूसरी बात ये होती है कि हम जो लोग जो छात्र MA करने के बाद, MPhil करने के बाद, हम उनको एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम है, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। वो 3 महीने की होती है, 6 महीने की होती है। तो कम से कम आपको वहाँ समझने का मौका मिलता है। जो आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, वहाँ के तकरीबन सारे रिटायर्ड डिप्लोमेट्स आते हैं, बल्कि एसोसिएशन इंडियन डिप्लोमेट की वहाँ पे हेडक्वार्टर वहाँ मेरे वहाँ है। तो उससे पता ही चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप खुल की चीज़ों को बातें करते हैं, लिखते हैं, आप 2 पेज का लेख, 4 पेज का लेख लिखेंगे। उसके बाद अब हमारी कोशिश ये है कि फॉरेन पॉलिसी का जो डिबेट और डिस्कोर्स है उसको दिल्ली से निकाल के पूरे हिंदुस्तान में ले जाया जाए। और उसी प्रोग्राम की एक कड़ी है कि हम जहाँ तक पहुँचे हैं, हम चीज़ों को फाइनेंस करते हैं, फंडिंग करते हैं, अपने कुछ व्यूज देते हैं, अपने हम रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, ताकि आप बताइए कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन गोल क्या है। तो हमारे वहाँ सीनियर रिसर्च फेलो होते हैं, रिसर्च फेलो होते हैं, एसोसिएट फेलो होते हैं, कुछ हमारे वहाँ पेड इंटर्न्स होते हैं, कुछ हमारे वहाँ ट्रेनिंग इंटर्न्स होते हैं। तो तकरीबन लेने का जो स्टाफ होता है तकरीबन 50-60 जो लोग मुस्तकिल पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं कि वहाँ चीज़ें क्या हो रही हैं। और कोई भी डेवलपमेंट होता है तो पहले हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। हम बाहर भी लिखते हैं, पेपरों में लिखते हैं, टीवी पे जाते हैं, डिफरेंट चैनल पे जाते हैं। तो एक अच्छा खासा बहुत ही एक कॉम्पैक्ट ICWA जो भारतीय वैश्विक परिषद एक प्रोजेक्ट है कि एक अल्टरनेट वॉइस सिविल सोसाइटी के लेवल पे फॉरेन पॉलिसी के हम हर आस्पेक्ट हम गवर्नमेंट को इनपुट भी देते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। हम सिनेरियो बिल्डिंग भी करते हैं कि क्या होने वाला है। अभी देखिए आज की जो दुनिया है बहुत ही, ये गलत नहीं हुआ कहना कि बहुत ही खतरनाक केस में है। जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है बहुत ही क्यास है। मतलब आप ये कहते हैं कि बहुत ही इंगेजिंग है, लेकिन हम ये कहते हैं बहुत ही क्यास है। दुनिया के हर पॉकेट में इतने सारे फॉल्ट लाइन्स हैं कि वहाँ पे आपको नजर रखनी बहुत जरूरी है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आप मिनटों में अफेक्टेड होते हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है आपके हाथ पहुँची दुनिया में क्या हो रहा है। पहले आपको 20 साल पहले पता ही चलता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब कुछ बातें, 2-3 पॉइंट जो कि इसका जो टॉपिक है भारतीय फॉरेन पॉलिसी के बदलते आयाम, इस पर कुछ बातें प्राइम मिनिस्टर मोदी के रिजीम में पिछले 10 साल में 5 साल में जो कुछ हुआ, क्योंकि यहाँ बड़े मक्का बैठे हुए हैं, उनका वो लोग शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से बात करेंगे। पर्टिकुलरली जो पी नोट आर्टिस्ट हमारे जो BHU से आए हुए शायद फिर डिटेल से बात होगी, लेकिन चूंकि मैं इसमें मुझे कुछ आउटलाइन देनी चाहिए। मैं भारतीय वैश्विक परिषद से आया हूँ, लेकिन 4-5 चीज़ें हैं। चीज़ें तो बहुत सारी, उस पर घंटे को लाया सकता है। पहली चीज़ जो हुई है पिछले 10 साल में, फॉरेन पॉलिसी क्या चीज़ होती है वो बहुत ही विजिबल है। हमें पता नहीं होता था कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। हम सब लोग जो है सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिसी जानते थे। हम जानते थे कि भाई फॉरेन पॉलिसी दिल्ली बैठ के बनती होती है, वो सब चीज़ें वहाँ होती हैं। मतलब पहली बार फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान की बहुत ही विजिबल है, हर आदमी को पता है कि क्या हो रहा है। दूसरी बात यह है कि हम चूंकि हमारा जो क्षेत्र है, जो हमारी रिसर्च है, हमारा जो अरब वर्ल्ड है, तो हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की जो ब्यूटी बहुत ज़्यादा रही है पिछले 10 सालों में। हम हर जगह पहुँचे हैं बिना वहाँ पे इंटरवीन किए हुए, उनके अपने पर्सनल मसले में जाए हुए बगैर किसी इंकैम्पेंट की पॉलिसी को अपनाए हुए, किसी कैंप का हिस्सा बने हुए, हमने अपने आप को वहाँ पे ले गए। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अरब और ईरान में बहुत पुराना झगड़ा है, लेकिन हम अमेरिका की तरह जो है ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ हैं। हम वहाँ गए हैं और बहुत तरीके से गए हैं। हमने दोनों से ट्रेड भी किया है, अपना कल्चरल लिंक भी बढ़ाया है। हम इजराइल के रिश्ते हमारे अच्छे हैं, सऊदी के रिश्ते हमारे अच्छे हैं, ईरान के रिश्ते हमारे अच्छे हैं। तो जो ये सारी के सारी वो फॉल्ट लाइन्स हैं जहाँ पे दुनिया आने से घबराती है, वहाँ हम बहुत तरीके से बहुत ही अपनी
अपने कल्चर को लेके, अपनी एक राइटिंग जो हमारी डेमोग्राफी है, राइटिंग हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, और हमारा जो राइटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। हमने दुनिया को बताया है कि हम किसी प्रेशर में काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी बाइपोलर या यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का होस्टेज नहीं है। हम एक बड़े ही राइटिंग बहुत ही प्रॉमिसिंग डेमोक्रेसी है, हम एक राइटिंग इकोनॉमी है, हमारी अपनी स्ट्रेटजी है और हमारा अपना एक विचार दुनिया के बारे में हम लेके करें और दुनिया ने हमको कबूल किया है। ये सारी की सारी चीज़ें तक में पीछे 5-10 साल में उसका तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है और उसको दुनिया ने स्वीकार किया है कि एक नई तरह की डिवाइसेस आ रही हैं। दुनिया को एक स्ट्रेटेजी बांटा गया है नॉर्थ और साउथ में। तो हम एक ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं जिसमें कहा जाता है जनरली एक ग्लोबल पॉलिटिक्स के पैलेंस में कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड है। तो हम उसकी 22 बन के उभरे और इतनी बात उभरे हैं कि हमने खुद अपने आप को आगे किया है, लोगों ने हमको इस तरह का समझा है, हमारे पास बहुत कुछ है। तो हमने जो हमारा ग्राफ आप देखिए, यूरोप में देखिए, अमेरिका में देखिए, रशिया में देखिए, आप साउथ ईस्ट एशिया में देखिए, आप जो हमारे इमीडिएट नेबरहुड है, हर जगह हमने अपने आप को इम्पोज नहीं किया औरों की तरह, हमको लोगों ने इम्ब्रेस किया। ये चीजें की सारी चीजें नहीं चीजें। एक आयाम और भी है कि हमने जो है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए एक बात ये भी बताई है कि नेशन फर्स्ट, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ नारा जो है सिर्फ कम का नारा है। हमने हमेशा अपने आप को मतलब कि हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन को, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को, हमारे जो सॉफ्ट पावर है, जो हमारे जो कल्चर, जो हमारे पास एसेट्स हैं, उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है ये जो है योगा। इसकी बहुत सारी मिसालें हम दे सकते हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हमारा जो कल्चर पास्ट है, इसने हमारी चीज़ को लोगों तक पहुंचाया है। और बहुत बड़ा रोल है। दुनिया बात करती है, सॉफ्ट पावर की बात करती है, हार्ड पावर की बात करती है। हमने एक नए तरह का कमीशन दिया जो कहते हैं स्मार्ट पावर, किसी ने कम्बिनेशन है बोथ सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। तो ये सारे के सारे आयाम जो हैं और आज उसी फॉरेन पॉलिसी की विजिबिलिटी का हिस्सा है कि आज हम गोरखपुर शहर में बैठ के बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में शायद ये 10-15 साल पहले ये चीज़ मुमकिन नहीं थी। ये उसी विजिबिलिटी का एक्सटेंशन है ये, और बहुत ही प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल हैं जो दिख रही हैं। और उसके साथ एक चीज़ ये भी है कि जो आज की दुनिया में जो आप देखिए वेस्ट एशिया में क्राइसिस है, जो यूक्रेन में क्राइसिस है, हमने बिना किसी प्रेशर के, एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, वो एग्जाम्पल देकर मैं बात खत्म करूँगा। जब यूक्रेन से जब बात शुरू हुआ तो बहुत प्रेशर था कि नहीं रशिया से तेल, मुझे याद है उस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर शायद आई थी तो जयशंकर साहब बैठे हुए थे, तो जयशंकर साहब ने वही इमीडिएटली उन्होंने उसी प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि हमारे पास पूरा डाटा है, हमसे ज़्यादा तेल जो है यूरोप में रहा है। और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैड द गट्स टू टेल इट एंड दैट गट्स वर मिसिंग 10 to 20 years बैक। उन्होंने फोन डाटा दिया और ये भी कहा कि अगले 3 महीने का मेरे पास जो सिनेरियो है, जो हमारा प्रेडिक्शन है, उसमें यूरोप हम ज़्यादा तेल खरीदेगा। तो जिस यूरोप को रशिया से क्राइसिस है वो रशिया तेल ले रहा तो आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वोकलनेस जो है, ये एग्रेसिवनेस जो है, ये कॉन्फिडेंस आता है जब आपके पास स्टेबल गवर्नमेंट होती है, जब आपके पास लोगों को कुछ देने के लिए होता है। जिस तरह हमने कोविड में रिस्पॉन्ड किया, अब हर चीज़ों में रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सारे के सारे बदलते आयाम हैं। बाकी बातें हमारे प्रताप सिंह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम कुछ संक्षिप्त हो चुका है, इसलिए कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं उद्बोधन हेतु कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय तेज प्रताप सिंह। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर कविता साहब, कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर, ICWU से आए हुए डॉक्टर सिद्दीकी, कॉलेज की उप प्राचार्य श्रीमती शिल्पा सिंह, कार्यक्रम के संचालक हरकेश यादव जी, डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह जी जो पहली बार मुझे यहाँ लेके आए और सिद्धार्थनगर जाने के बाद
बोली। ऐसा लग रहा है कि मेरे 1 साल फिर बेचारे यहाँ आए और अपने कुलपति के साथ में आकर एक संध्या पहले यहाँ आ गए। सभागार में उपस्थित सज्जनों, विद्यार्थियों, जैसा कि सुब्रत सिंह जी ने कहा, मैं यहाँ नया आता रहता हूँ, मुझे इसकी आदमी में पहली बार पढ़ना है। तो आई एम रेगुलर विजिटर हियर, कमिंग रेगुलरली हियर, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम। तो ना आप मेरे लिए नए हैं, ना मैं आप लोग नया हूँ। विदेश नीति पे बदलते आयाम तो बोलने के लिए कहा गया है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ आयोजक लोग की समस्या है कि कितना कम बोला जाए। मैंने तो ये भी विकल्प रखा था ना भी बोला जाए, तो उनके भी मुझे ऐसा आभास है, मैं जानता हूँ आप भी जानते हैं कि कीनोट एड्रेस तो बहुत इलाबोरेट होता है, फ्लैगिंग ऑफ इशूज है सभी का, जो आपकी बहुत ही अच्छी टॉपिक है भारत के विदेश नीति के बदलते आया। तो शायद मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको कट शार्ट कोशिश करूँगा भाषण में ख़त्म हो जाए। तो ज़्यादा अगर हुआ तो शिक्षा जी से अनुरोध है कि उन्होंने यहीं से खटखट कर देंगे, मैं समझ लो टाइम हो गया, नो नीड टू सेंडिंग दिस। बदलते आए इतनी सारी बातें ऐसी देखिए जी, मैं शुरू कर दी, ये गिवन ए गुड प्लेटफॉर्म, तो वहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। 2019 से अब तक की बात की गई है, तो 2019 बहुत इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि प्रधानमंत्री मोदी का द्वितीय जो काल था वो शुरू हुआ, और 2019 में ही जो जयशंकर जी थे वो पहली बार विदेश मंत्री बने, और भारत के इतिहास में पहली बार कोई विदेश सचिव से विदेश मंत्री आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि विदेश इनका जयशंकर का उनका नहीं थी, उनके मोदी जी के पहले कार्यकाल में वो विदेश सचिव थे। जैसा हम सबको ज्ञात है, कई लोगों को सुप्रसिद्ध करके इवन सुजाता सिंह से तो कहा गया कि स्टेप डाउन, जिससे कि जयशंकर को बनाया जा सके, तो वो रिटायर हो रहे थे प्रसाद में। तो जयशंकर का योगदान रहा है, लेकिन जो विषय है वो 1900 से लेकर के अब तक है। तो मैंने अपनी सुविधा से जो है उसको राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम, इन 3 आयामों में मैं जो है विभाजित करके ये आज का जो है बात करनी चाहिए। लेकिन चूँकि यहाँ पे 90% से ज़्यादा हम 100% कह सकते हैं कि विद्यार्थी बैठे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कि विदेश नीति क्या है वहाँ से हम शुरू करें। विदेश नीति हम जानते हैं, विदेश नीति एक माध्यम है, और वो माध्यम क्या है, राष्ट्रहित को प्राप्त करना है। और राष्ट्रहित क्या है, राष्ट्रहित को परिभाषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति है, और शक्ति को हम जानते हैं शक्ति साधन भी है और शक्ति साध्य भी है। तो विदेश नीति जो है एक मैकेनिज्म है, एक मीन्स है, एक साधन है, जिससे हम राष्ट्रीय हितों को, राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करें। ये लक्ष्य राजनीतिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, आर्थिक भी हैं और सांस्कृतिक भी हैं। कुछ और जो 1919 के बाद में जो शिफ्ट आए होंगे, शिफ्ट जल्दी से हम बात कर देंगे, मेरे पास इलाबोरेट करने का टाइम नहीं है। हम नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ आ गए, क्योंकि हमको मालूम है हमारे विदेश में पहले हम नॉन अलाइनमेंट कहते थे, अब हम मल्टी अलाइनमेंट की बात करते हैं। मल्टी अलाइनमेंट में इशू बेस्ड अलाइनमेंट है, यानी शत्रु के साथ भी हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि शत्रु के साथ हम कहाँ अलाइनमेंट करें। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ हमारा शत्रु नंबर 1 चीन है, पाकिस्तान से बड़ा शत्रु चीन है, लेकिन हम WTO जो मल्टीलैटरल ट्रेड टॉक होते हैं, वहाँ भारत और चीन मिल करके एक साथ है। ये है इशू बेस्ड अलाइनमेंट। खाली यही नहीं, मल्टीलैटरल ट्रेड टॉक नहीं, खाली WTO नहीं, हम जो ब्रिटेन इंस्टीट्यूशन है, IMF में, वर्ल्ड बैंक है, उनकी रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, तो हम और चीन एक साथ मिलकर काम करते हैं कि ब्रिटेन इंस्टीट्यूशन जो 1942 में बनाया गया था, जो 1942 का जो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर था उसके अनुरूप था, इसको परिवर्तित करेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक का चीफ हमेशा अमेरिकन होता है और IMF का चीफ हमेशा यूरोपियन होता है। शायद हम लोगों के दबाव से अमेरिका ने कुछ शिफ्ट किया है। अभी जो वर्ल्ड बैंक के चीफ है वो आधे भारतीय हैं, वो आधे अमेरिकन हैं। अजय बंगा बॉर्न इंडियन है,
अभी वो अमेरिकन सिटीजन, वो बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके पहले पूर्ववर्ती भी जो 3 थे वो बॉर्न कोरियन थे, लेटर अमेरिकन सिटीजन थे। तो शायद अमेरिका बीच का रास्ता अपना रहा है कि कोरिया बिल्कुल, भारत का बिल्कुल, आधे भारतीय हैं आधे हैं वो। तो ये अब हम मांग कर रहे हैं कि ये हमारे पास भी आना चाहिए, क्योंकि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, चीन भारत विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, भारत भी जो है जल्दी ही जर्मनी को ओवरटेक करके आगे बढ़ने वाला तीसरा चौथा बन रहा है, जापान भी जो है। तो 3 विश्व जो है टॉप 5 में 3 अर्थव्यवस्थाएं जो है एशिया की होंगी, चीन, जापान और भारत। और ऐसे में इन तीनों एशियाई देशों को समुचित प्रभुत्व नहीं देना, ये मानना चाहिए। यहाँ हम चीन के साथ। दूसरी बात, हम क्लाइमेट पे आते हैं, जो कविता का इशू है। क्लाइमेट पे जो भी है, ग्लोबल वार्मिंग का यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे है, COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इन सब पे जो भी होता है और जो बेसिक बना ब्राज़ील, एशिया, इंडिया, चाइना, ये इन सभी जो कॉन्फ्रेंस, जो जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड इशूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इशूज हैं, क्लाइमेट चेंज के इशूज हैं, वहाँ भारत और चीन एक साथ खड़े हैं। कहने का मेरा अर्थ है कि मल्टी अलाइनमेंट से कि हमको इशू बेस्ड अलाइनमेंट हो रहा है, तो हम शत्रुओं के साथ भी मिल सकते हैं। भारत और चीन की जो प्रतिद्वंदिता है, शत्रुता, उसके बारे में कहने को तो फर्स्ट शिफ्ट जो आया है और जो बढ़ता जा रहा है वो 2014 या 2019 के बाद से लेकर अब तक वो है कि हम नॉन अलाइनमेंट छोड़ करके हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ते। दूसरी तरफ एक और नॉन अलाइनमेंट स्ट्रेटेजिक फील्ड है, जिसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात हमारे पूर्ववर्ती वक्ता सुधीर प्रसाद ने की। हम जो है अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारा हमेशा है, फॉरेन पॉलिसी में भी कही जाती है। सरकार बदल जाती है, गवर्नमेंट बदल जाती है, विदेश नीति लगभग वही हुई रहती है। कंटिन्यूटी एंड चेंज, ये सभी फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। लार्ज पार्ट कंटिन्यू करता है, स्मॉल पार्ट चेंज करता है। हमने भी कहने की चेंज नहीं कर रहा। तो हम नॉन अलाइनमेंट से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें, हम कभी अपने ऑटोनॉमी को सरेंडर नहीं कर सकते। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हमारा अमेरिका नेचुरल एलाई है, लेकिन नेचुरल एलाई ऐसा, लेकिन भारत की टांग खींचता रहता है। वो कनाडा में जो उसका कानून का इशू था, दूसरा था रिचर का इशू था, उसमें अमेरिका बिल्कुल भारत के साथ में है और भारत को उसने जो है कटघरे में भी खड़ा करने की कोशिश की, हमारे मतलब भी हैं। तो नेचुरल एलाई भी है, लेकिन हर साथ भारत है। तो वो जो कोल्ड वार टाइप का जो अलाइनमेंट था वो अब संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो है फिर भी हम ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे पास पावर आ गया है। पावर के कारण हम ऑटोनॉमी को बेहतर ढंग से एक्सर्ट कर रहे हैं। जो है अभी यूक्रेन संकट हुआ, वहाँ पे अमेरिका ने आदेश दिया है कि कोई रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत ने कहा कि नहीं, भारत ने कोई तेल ही नहीं खरीदा, तेल का और आयात वहाँ से ज़्यादा बढ़ा दिया और अमेरिका को मजबूर होकर के आँख मूंदनी पड़ी कि भारत को तेल आयात करने से रोका नहीं जा सकता। भारत के काफ़ी मात्रा में और तेल, अभी आप इधर डेटा में ध्यान दें तो भारत और नीदरलैंड का ट्रेड बहुत बढ़ गया है। वो ट्रेड कहाँ से बढ़ा है? वो भारत ने रूस का तेल सस्ता लाया, यहाँ उसको रिफाइनिंग की और रिफाइनिंग करके नीदरलैंड को भेजा, नीदरलैंड के थ्रू वो पूरा यूरोप। बाद में अमेरिका को लगा कि ठीक है, भारत ने जो किया उससे इकॉनमी, जो ग्लोबल इकॉनमी है, डिस्टेबलाइज में भी ऑयल सप्लाई, एनर्जी सप्लाई कंटिन्यूसली होती है। तो यहाँ पे एक समय था जब अमेरिका ने कहा कि आप ईरान से तेल को आयात कम करिए, मोदी सरकार ने तुरंत कर दिया, लगभग 0 के बाद। चाबहार जो हमारा है, अमेरिका के दबाव में चाबहार का प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि चाबहार बन जाने से हमारा सेंट्रल एशिया में ईरान के थ्रेट है। तो अब जो स्थिति है, अभी कैंसा का इशू है, उनका कैंसा होने का अमेरिका ने लॉ लाया जिसके थ्रू जो भी रसिया से आर्म्स खरीदेगा उसके ऊपर एक्सटेंशन में रहा। भारत ने कहा S-400 हम रसिया से लेंगे और आप कोई जो करना करिए। अंत में अमेरिका की संसद ने, हाउस ऑफ कॉमन्स ने, सेनेट ने जो है वहाँ पे उन्होंने एक प्रस्ताव लाया और उसके कैसा से वेबर दिया गया इंडिया को, इंडिया से S-400 वहाँ से मांगा। यानी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम चारों जो है अमेरिका के साथ जो उनके
इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसको लाने के लिए हम उनके जो जितने फाउंडेशनल एग्रीमेंट हैं अमेरिका के साथ हम साइन कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज कर हम अमेरिका के साथ भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। तो हम यहाँ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं जो कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, और हम चीन पाकिस्तान जो कि आश्चर्य होगा उनके साथ हम मिल करके जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उनके मिलिट्री एक्सरसाइज में उनके साथ मतलब the point I am making is that we are exercising our strategic autonomy and we are not under pressure of any country including एक दूसरी बात जो है बस मैं खाली बिना दे रहा हूँ। एक्ट ईस्ट पहले हमने लुक ईस्ट 1992 में नरसिम्हा राव ने कहा था, मोदी ने आके चेंज कर दिया कि अब लुक ईस्ट का टाइम खत्म हो गया, बहुत देख चुके हैं हम लोग, एक्ट ईस्ट करने का टाइम हो गया। आई विल नॉट गोइंग टू डू इट। देन नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो गवर्न होती थी पंचशील से। अभी जो मोदी की फॉरेन पॉलिसी है या जो हम इधर बात कर रहे हैं वो हम पंचशील से पंचामृत में आ गए हैं। पंचशील अफेयर पंचामृत में 4-5 यस हैं, सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा, संस्कृति या सभ्यता, ये 5 हैं। तो नेहरू ने जो वो नॉन इंटरफेरेंस, नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल वेलफेयर, वो जो 5 पंचशील की बात कर रहे थे जो इंडो चाइना 1954 कैपिटल में गए, तो हम पंचशील से पंचामृत की तरफ आ गए हैं। और दूसरी अंत में जो है एक इधर डायस्पोरा एंगेजमेंट जो है काफ़ी मोदी के समय में बढ़ा है। नेहरू ने कहा था हमारे डायस्पोरा को, उनके समय में म्यांमार में समस्या आई थी, हमारे लोगों को भगाया जा रहा था वहाँ से, नेहरू के पास पत्र लाया गया। नेहरू ने कहा जो प्रवासी जिस देश में हैं वहाँ से अपना समर्थन है, वहाँ की सरकार करेगी, भारत की उसमें कोई भूमिका नहीं है। तब से हम बहुत आगे आ गए हैं। अब हमारा जो डायस्पोरा इंगेजमेंट है या डायस्पोरा की हमारी जो सेंसिटिविटी है ये मोदी सरकार ने काफ़ी की है। इसलिए आप देखे होंगे बांग्लादेश में संकट आया, हमने उसको रेस्क्यू किया, जहाँ भी आया हम उनको कर रहे हैं और उनको अपना मान रहे हैं। और डायस्पोरा इंगेजमेंट इस गवर्नमेंट की एक इम्पॉर्टेंट हो गया। मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ सबसे पहला वो वहाँ के डायस्पोरा से जो भारतीय प्रवासी थे उनसे, और भारतीय प्रवासी भी हमारे यहाँ योगदान कर रहे हैं। आपको मालूम होगा मोर देन $100 बिलियन जो रेमिटेंसेस के रूप में भारत में आ रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा है। मेरे पास बहुत कुछ कहने का था लेकिन क्योंकि समयाभाव अच्छी लगी भी चुकी है, मैंने मैडम से कहा नॉट कर दीजिएगा, मैं सफिशिएंट सॉरी आई हैव नॉट बीन एबल टू कंप्लीट माई सेल्फ, बट इवन देन 5-10 मिनट साथ में ड्यूटी मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कम समय में ही विदेश नीति को साधारण भाषा में, सरल भाषा में समझाया। नेहरू युगीन विदेश नीति, नेहरू युग से शुरू होने वाली विदेश नीति को परंपरागत रूप में चलाने वाली पिछली सरकारें और वर्तमान सरकार ने जो उसमें परंपरागत विदेश नीति में बदलाव किए हैं उसको भी आपने कम समय में बड़े सारगर्भित तरीके से बताया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं उद्बोधन हेतु कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय कुलपति महोदय को आमंत्रित करता हूँ। बच्चा सिंह, प्रोफेसर पी.पी. सिंह जी, प्रोफेसर सिद्दीकी, शिप्रा जी, सभागार में उपस्थित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के PRO अविनाश जी, अन्य शिक्षकगण और हमारे समक्ष उपस्थित विद्यार्थी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे और अभी आपने हमारे 2 ऐसे वक्ताओं को सुना जिनकी इसमें महारत है। जैसा कि आपको बताया गया कि मेरा बैकग्राउंड तो एनवायरमेंटल का है और इसलिए मैं सिर्फ अपनी बात को बहुत सूक्ष्म में आपके सामने रखूंगी, जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय विदेश नीति का जो आयाम बदल रहा है उसका बहुत क्लियर पिक्चर आपके सामने आएगा। गायत्री देवा के गीत गाने धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा स्पर्मार्गधूते महर्षि भूय पुरुषास्वर्गा। ऐसी भूमि जिसको कि पूरा विश्व नमन करता है, ऐसी भूमि जिसे देवता वंदन करते हैं, वहाँ पर जब हम वसुधैव कुटुंबकम और वैश्विक
परिकल्पना को करते हैं तो भारत के विश्व गुरु का एक महान स्वप्न हम सबके दिमाग में, हम सबके मन में आता है। और उसको कहीं हमारी भारतीय विदेश नीति का जो बदलता आयाम है, जिसकी कुछ चर्चा अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने की, वो कहीं कहीं इंगित होता है। और मात्र एक एग्जाम्पल को लेती हूँ, जिसमें कि जब हम G20 की अध्यक्षता की बात करते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, तो हम ये कहते हैं कि अब भारत कमांड टेकर से बदल करके निर्णय लेने की क्षमता में आ गया है। वो ये कहता है कि हम नियम बनाएंगे और आप उसको फॉलो करिए, जिसके बहुत से एग्जाम्पल्स अभी पहले आपको दिए गए। और G20 एक क्लाइमेट चेंज के एरिया में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इस चीज़ का है, जब हमारे भारतीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उसकी अध्यक्षता की। दूसरी एक छोटी सी बात और कहेंगे कि अभी दो वर्तमान में जो क्राइसिस हमारे सामने दी थी, एक रशिया यूक्रेन की बात हम करते हैं और दूसरा आज के बाद में गाजा संघर्ष की बात करते हैं। यदि हम दोनों को ही देखें तो हमारी बदलती राष्ट्रीय नीति में हमने एक ऐसा डुअल रोल प्ले किया है, जहां पर हमने एक संयम के साथ अपनी बात को इस तरह से रखा है कि संतुलित व्यवहार करते हुए कैसे हम अपने सारे जितने भी हमारी जो एक आपस की जो एक आदान प्रदान है, जो हमारी नीति के तहत जो बातें आती हैं, उनको हम किस प्रकार संभाल करके और साथ में हमने चलाया, अपने रिश्तों को खराब न करते हुए हम आगे बढ़ते चले गए हैं। और वहीं इजराइल का अभी जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया गाजा संघर्ष में कि हमारे जो हमारी भारतीय नीति है, उसने इस बात के ऊपर जोर दिया कि नहीं, हम जो सही है उसका पालन करेंगे और अब आप हमको डिक्टेट नहीं कर सकते, हम अपना मार्ग स्वयं बनाएंगे, अपनी परिधि के हिसाब से उसे हम तय करेंगे और आगे अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये कुछ ऐसे भारतीय परिवेश के जो बदलने की जो एक सोच है, जो एक नीतिगत प्रसंग है, उसमें एक बात और कहना चाहेंगे कि ये तो हमने देखा सिर्फ जो हम भारतीय परिवेश में 2019 से अब तक के परिवर्तन को देख रहे हैं, लेकिन हमने कहीं ये भी सोचना चाहिए कि जितने हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, जितने हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास एक साइंटिफिक अप्रोच भी होता है और उस साइंस के बिना हम काम आगे नहीं कर पाते। इसका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आपको देंगे कि एक हमारे पास इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ गवर्नमेंट साइंस एडवाइस का प्लेटफॉर्म है, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और जिसको हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज रिसर्च में हम IPCC की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम इंसा की बात करते हैं और एक ये नेशनल प्लेटफॉर्म है जो नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है और साउथ एशिया में इसकी ब्रांच है, जिसकी स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर और चेयर करने का मुझे मौका मिला, सौभाग्य मिला। और इसके माध्यम से हमने ये जाना कि हमारी जो विदेश नीतियाँ हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे किस तरह से इससे प्रभावित रहती हैं और कैसे हम उसके डिसीजंस लेते हैं और कैसे अन्य देशों में भी ये बहुत सक्रिय है। और इसके माध्यम से जो रिपोर्टिंग और पॉलिसीज रिकमेंडेशंस आते हैं वो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हमारी भारतीय विदेश नीति और तमाम नीतियों का एक भाग बनता है, जिससे आने वाले समय में जिस परिवर्तन की आज हम बात कर रहे हैं, कहा गया पिछले 10 वर्षों में हम देख रहे हैं, संभवतः ये परिवर्तन बहुत पहले से प्रारंभ है, उसका आज मूर्त रूप हम देख पा रहे हैं, क्योंकि हम बोलने की क्षमता रखते हैं, हम अपने बात को एसर्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अंत में अपनी बात को सिर्फ इसी बात से बोलना चाहूँगी कि हम एक विश्व गुरु हैं और रहेंगे, और हमारी जो भारतीय विदेश नीति है वो हमें धीरे धीरे शनय शनय उसकी ओर आगे लेती जा रही है। और जिस तरह के एक डायनामिज्म की बात हमने की, एक स्वतंत्र मंच की बात की, अलाइनमेंट एंड नॉन अलाइनमेंट की बात की, फ्रॉम मल्टीडिसिप्लिनरी सिंगल डिसिप्लिन टू मल्टीडिसिप्लिनरी की हमने बात की, कहीं ना कहीं उन सबका जब समावेश होता है तभी एक ग्लोबल सिनेरियो बन के आता है और एक वैश्विक गुरु की हम कल्पना कर सकते हैं। तो हम आने वाले भारत को, आने वाले 2035 और 2047 तक का जो इंडिया का विजन है, उसमें कहीं ना कहीं अपने को राजनीति के क्षेत्र में, भारतीय विदेश नीति के क्षेत्र में भी अग्रसर और सबसे आगे देखना चाहते हैं और हम इसे पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आपने हमें यहाँ आकर आपके बीच में कुछ कहने का मौका दिया, मैं यही कहूँगी कि बहुत बहुत आपका आभार। पहले भी हम नहीं आ पाए थे और विदेश नीति में जैसा कि अभी तेज सिंह जी बोल रहे थे या सिद्दीकी जी ने कहा, कहने को बहुत कुछ है, डिस्कस करने को बहुत कुछ है, आयाम बहुत से हैं जिस पर हम इस पर बात कर सकते हैं। तो फिर कभी आपके संग जरूर बैठेंगे। और इतनी यंग ऊर्जा देख करके तो ये लगता है कि भारत में जब हम आज इस तरह के संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं तो कितनी दूर तक हमारी बात जाती है, कितनी दूर तक ये ऊर्जा परिलक्षित होती है और आप सबके बीच में बहती है, संचार होता है इसका। तो मुझे ये लगता है कि हमारे जितने छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बड़ी संख्या में यहाँ छात्राएं बैठी हुई हैं, तो उनके
माध्यम से हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए, यदि हम ठान लें और यही कहेंगे कि अंधेरों को छोड़ उजालों को अपनाओ, चलेगा जमाना के पीछे, तुम एक मशाल तो जलाओ, तुम एक मशाल तो जलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में राष्ट्रगीत हेतु महाविद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित करता हूँ। So